जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। दिल की गहराइयों से आप सभी का एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम डेली पढ़ रहे हैं साइंस से जुड़े हुए प्रश्न। भारतीय सेना की एग्जाम में 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में जो भी कॉन्सेप्ट आपके काम आ सकते हैं हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं उनकी। दोस्तों, मैं तो आपको 100% भरोसा दिला चुका हूं कि आप इन क्लासों को पढ़ लीजिएगा और एग्जाम देने जाइएगा, आपको निराशा नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ही खुश होकर आप घर आएंगे क्योंकि इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन दिखने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैंने लगभग साइंस से जुड़े हुए सभी प्रश्न आप लोगों के इस श्रृंखला में शामिल किए हैं। एक भी प्रश्न बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। और दोस्तों, एक चीज और भी है, आप नोट्स बना रहे हो, इस बात की मुझे पूरा भरोसा है कि आप नोट्स बना रहे हो और उनका समझ देते हुए आप रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा सोने पर कंट्रोल कीजिए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठकर आप कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है। अभी आपका शेड्यूल 6 से 7 घंटे का बना होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास के अलावा घर की बात करें तो आप लोग सभी ध्यान दें। इस बार काफी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, काफी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी क्लास में, एग्जाम्स में। तो दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है सभी की, तो आप हमारे साथ केवल पढ़ते रहें। निकालिए अपने नोट्स और लिख दीजिए वहां पर टॉप पर प्रैक्टिस सेट 17। आज हम प्रैक्टिस सेट 17 पढ़ने वाले हैं। 16 अभी तक प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूं, जिनमें बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। प्रैक्टिस सेट 17 आज का है। पहला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद ही आगे ये क्वेश्चन आपका आएगा। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फिर हम लोग इस सेशन की करते हैं शुरुआत। चलिए, उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। पहला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है, बताना है। यौगिक नहीं वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा छपनेंगे क्वेश्चन 100%, 1-2% नहीं, मैं 100% आपको दावा करता हूं कि क्वेश्चन यहां से आएंगे। इन सभी श्रृंखलाओं को पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से। इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है बताना है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। यौगिक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड। यहाँ पर कंपाउंड नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है एफी। एफी को हम बोलते हैं आयरन। NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला होता है? नमक का। नमक का साधारण नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम है, और इसका साधारण नमक बोलेंगे हम NaCl। H2SO4 की बात करें तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के नाम से जानते हैं। और CaCO3, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, कार्बोनेट। यहां हमसे कुछ और बातें पूछी गई है। हमसे यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन यौगिक नहीं है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन एक प्रकार का तत्व होता है, और जो 2 या 2 से ज्यादा तत्व अगर मिल जाए, 2 या 2 से अधिक तत्व अगर समांगी मिश्रण मिला दे उनका, तो बनता है यौगिक। और यहाँ आपको जो ऑप्शन बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, NaCl, सोडियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन सभी से मिलकर ये यौगिक है, क्योंकि ये तत्वों से मिलकर बने हैं। जब 2 एंड मोर एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो यौगिकों का निर्माण होता है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ आयरन अलग हो जाएगा। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा आयरन। पहला प्रश्न जिसका सही जवाब हम लोगों ने देखा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट। वायु प्रदूषण किससे होता है? तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, ध्यान रखना है, फिर भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई डिस्टरबेंस हो आपकी पढ़ाई में। तो यहां पूछा गया कि एयर पोल्यूशन के कारण होता है। एयर पोल्यूशन किससे होगा? यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई धुआं हो गया, या फिर इनमें से सभी। देखिए, यहां अगर देखा जाए तो उपरोक्त डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण यानी कि वायु में अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन, अनवांटेड चेंजेस इन एयर, अवांछनीय परिवर्तन, हवा में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में प्रमुख रूप से कुछ जहरीली गैसें, जैसे वाहनों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला जरूर देखा होगा, CO। CO भी एक वायु प्रदूषक है। यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं और सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है सभी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, जीव विज्ञान के पितामह कौन है?
फादर ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये शायद लास्ट एग्जाम में आपके आया हुआ है एक शिफ्ट में, क्योंकि जनकों को से लेकर एक प्रश्न जरूर बनता है आपकी एग्जाम्स में। तो दोस्तों क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पितामह कौन है? यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अरस्तु, थियोफेस्टस, लिनियस और ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए तो सभी को हम लोग समझेंगे, तो अपने नोट्स में जो बातें मेरे द्वारा बताई जा रही है सारी लिखना है आपको। तो दोस्तों ध्यान रखना अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक माने जाएंगे, जीव विज्ञान और बायोलॉजी। तो हम लोग देखेंगे बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक कौन है? दोनों के जनक हो जाएंगे एरिस्टोटल, अरस्तु। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी जनकों को मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। थियोफेस्टस किसके जनक है? तो थियोफेस्टस बॉटनी के जनक है। थियोफेस्टस बॉटनी के जनक माने जाते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन होंगे? तो वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफेस्टस को माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लिनियस, जिनका पूरा नाम होता है कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस किसके जनक है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, वर्गीकरण के जनक, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको लिख लेना है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के जनक कौन है? तो वर्गीकरण के जनक हो जाएंगे कैरोलस लिनियस। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन, एक प्रश्न से हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। मैं ये बोल रहा हूं कि आप केवल क्वेश्चन पर आंसर टिक मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट वो पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में उनका वेटेज काफी ज्यादा रहेगा। आप एक बार भरोसा करके देखिए, आपकी एग्जाम नहीं बिगड़ेगी दोस्तों। मैं हूं यहाँ पर, आप मुझे बोलिएगा। तो ये सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाले हैं। सही जवाब हमारे लिए जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। आप बाकी के चीजें भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये भी छपने वाला प्रश्न है, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गुर्दे की इकाई, गुर्दा होता है किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी यहाँ पर कौन है आपको बताना है। तो दोस्तों कार्यात्मक इकाई से लेकर जो बॉडी में जितने भी प्रश्न आते हैं मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सेल या नर्व सिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे नर्व सिस्टम। तो ये हो जाएगी न्यूरॉन। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है न्यूरॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है तो न्यूरॉन है। वही अगर हम लोग नेक्स्ट की चीजें देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की रचनात्मक इकाई कौन है? शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई। तो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यहाँ पर कोशिका को माना जाता है। कोशिका इसके लिए सही जवाब हो जाएगा सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई कौन है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ध्यान देना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई, तो फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई हो जाएगी यहाँ पर कुपिका, यानी कि एल्वियोलाई, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कुपिका। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है? किडनी, या फिर इसे हम लोग वृक्क के नाम से भी जानते हैं या फिर गुर्दे के नाम से भी जानते हैं, जैसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई माना जाता है किसको? नेफ्रॉन को। किसको माना जाता है? नेफ्रॉन को। दोस्तों एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी आपसे पूछी जा सकती है, तो यहां पर नेफ्रॉन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए मैंने कहा है कि मैं एक प्रश्न के जरिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो आप मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, यहां आपकी नैया पार होगी। आप बीच मझधार में नहीं रुकोगे, हम वादा करते हैं आपसे। आप इतना लिखते चले और इनको समझे, बस आपका एग्जाम यहां से बन जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका, फेफड़ों की कुपिका और किडनी की नेफ्रॉन। ये 4 चीजें अपने साथ रखिएगा आप लोग एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन है, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, हमने आंसर लगा दिया है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अंगूर रस में क्या पाया जाता है बताइएगा? मुख्य शुगर कौन सी है?
शर्करा कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोगों ने पढ़े तो यहाँ इसका सही जवाब होगा कि जो ग्रेप शुगर होती है वो ग्रेप शुगर किसको कहा जाता है। देखिए अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं दोस्तों तो आपको यहां से एक प्रश्न बनेगा, फलों का मीठा होना। फलों का मीठा होना किसकी वजह से? फल मीठे किसकी वजह से होते हैं? तो फल मीठे होते हैं फ्रक्टोज की वजह से। मोस्ट इंपोर्टेंट है एक चीज और, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज मानी जाती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर प्राकृतिक शर्करा किसको बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे फ्रक्टोज को। एक चीज आपको ध्यान रखना, ग्लूकोज क्या है? तो दोस्तों ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर। ब्लड में हमारे कौन सी शुगर पाई जाती है? तो ग्लूकोज पाया जाता है, जिसे हम लोग रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं, रक्त शर्करा। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ग्रेप शुगर भी कौन है? तो ग्रेप शुगर भी यहाँ पर हो जाएगी ग्लूकोज हो जाएगा, यानी कि अंगूर की शर्करा। तो अंगूर में जो शर्करा होती है, अंगूर का मीठापन होता है किसकी वजह से? ग्लूकोज की वजह से, है ना दोस्तों। एक चीज और भी ध्यान रखना है कि हमारी सेल में जो ईंधन की तरह काम करेगा, सेल में ईंधन की तरह काम करेगा वो ग्लूकोज रहेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि हम ऐसा कुछ पदार्थ खाएं जिसे खाने के बाद तुरंत हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्ड हो जाए। तो इंस्टेंट एनर्जी बिल्ड करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो हमें खाना चाहिए क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज से त्वरित ऊर्जा पैदा हो जाती है शरीर के अंदर। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, ये लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। तो दोस्तों दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी शर्करा? लैक्टोज। मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? तो मिल्क शुगर के नाम से लैक्टोज को जाना जाता है। तो इन शर्कराओं को लेकर काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका है। और इस बार भी ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से लेकर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतनी सारी चीजें यहां से समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? मैंने इसको डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन में, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन बी, और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। देखिए बार बार रिकॉल करने से चीजें परमानेंट हो जाएगी। इसकी कमी से अगर हम रोग देखें तो रोग हो जाएगा बेरी। संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है, बेरी। विटामिन सी को केमिकल नेम होता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक अम्ल। और एस्कार्बिक एसिड, इसकी कमी से हो जाएगा स्कर्वी नाम का रोग। स्कर्वी नाम का रोग जो मसूड़ों में, इसमें क्या होगा? मसूड़ों में सूजन होती है दोस्तों। कल के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो मसूड़ों में सूजन किसकी वजह से होगी? तो मसूड़ों में सूजन होगी एस्कार्बिक एसिड। विटामिन ए, इसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है, रेटिनॉल इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी। और रतौंधी को ही हम लोग क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। शायद हमारा क्वेश्चन भी यही है ना। और विटामिन डी, जिसे हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। आपको लर्न करना है मेरे साथ दोस्तों, कंटेंट को इकट्ठा मत कीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं आपको पर डे, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है इसको। आप क्लास देख रहे हो, उसके बाद कल की जब क्लास आती है तो आपको 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लेना है इस क्लास का, तब जाकर आपको एक क्लास समझ में आएगी। कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोगों को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां मिल जाएगा। तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए और पढ़ते रहिए। तो कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हो जाएगा रिकेट्स नाम की बीमारी। और इस रिकेट्स नाम के रोग में हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। बस इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। आप मैच कर लीजिएगा, इस सीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं बोल रहा हूं कितनी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आते हैं मुझे बताइएगा बाद में कमेंट बॉक्स करके। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बार बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के पास निकलने का। सही जवाब हमारा रतौंधी का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात्रि में दिखाई नहीं देता और दिन में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, लार ग्रंथि के जोड़ों की संख्या आपको बताना है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर कितनी होती है? तो इसका देखो दोस्तों ध्यान रखना, लार ग्रंथि हमारे अंदर, इसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि हो गई जिससे टाइलिन निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन। पर यहां पर पूछा है कि कितनी जोड़ी होती है, तो मैं आपको इनके नाम बताने वाला हूं। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैंडिबुलर, और एक हो जाती है सबलिंगुअल। तो दोस्तों ये सारे नाम हैं। तो इसमें 3 जोड़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब इस प्रश्न का होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। आपको पता है इसको हम लोग कहते हैं रक्त शर्करा। ग्लूकोज रक्त शर्करा है, ध्यान रखना है। एक कोशिका का ईंधन है, यानी कि सेल का फ्यूल इसको बोलेंगे हम लोग। कोशिका का ईंधन भी कौन है, ग्लूकोज है। ये दोस्तों ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि त्वरित ऊर्जा के लिए क्या खाना चाहिए? तो त्वरित ऊर्जा हेतु ग्लूकोज खाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो और भी कई सारे क्वेश्चन है, जैसे ग्रेप शुगर आपने पढ़ा, अंगूर की शर्करा किसको बोलेंगे? तो अंगूर की शर्करा ग्लूकोज को ही कहा जाता है। ये नोट कीजिए अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, तो थ्योरी की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से हो जाएगा कंप्लीट दोस्तों। ध्यान रखना है, ग्लूकोज में अणुओं की संख्या, कार्बन अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट, हवा क्या है? हवा हवा है, हवा क्या है? तो हवा हवा है, आप सभी को पता है। हवा हवाई में ये जवाब ना दे, हवा हवाई में जवाब देने से यहाँ इस क्वेश्चन की भी हवा निकल जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, आपको बताना है हवा क्या है। तो भारहीन है, भार युक्त है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। आप अगर बलून के अंदर एक गुब्बारे के अंदर एक हवा को कुछ हवा को भर लेते हैं, एयर का मिक्सर भर लेते हैं दोस्तों, और जब उसे हम लोग मेजर करते हैं तो क्या उसका कुछ वेट नहीं आएगा? तो भारहीन होती है क्या या भार युक्त होती है? तो ध्यान रखना है, हवा भार युक्त होता है दोस्तों। ध्यान रखना, एक मिश्रण होता है, यानी कि वायु एक क्या है, मिश्रण है। तो मैंने कहा है हवा हवाई में आंसर नहीं देना है, अच्छे से जवाब देना है। हवा एक मिश्रण है, ये गैसों का मिश्रण है, अलग अलग प्रकार की गैसें होती है। चलिए अब इसमें एक मिश्रण में अगर बात करूं, वायु का मिश्रण अगर हम लोग देखें तो क्या क्या होगा, तो आप सभी को मैं बता दूं, नाइट्रोजन 78% वायु में मिक्स होती है, ऑक्सीजन 21% यहाँ पर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% यहाँ पर अवेलेबल होगी, अगर हम लोग आर्गन की बात करें 0.95% होगी, और अदर चीजें यहाँ पर होगी। अब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि ये परसेंटेज वैल्यू है वायु का, एयर के कंपोजिशन का, पढ़ लीजिए। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, टेक्निकल एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता दूं। नाइट्रोजन का रेशियो कई बार पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है, विच इज मोस्ट अबेंडेंट। और यहाँ ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा, लाइफ गिविंग गैस बोलते हैं ऑक्सीजन को, 21% अवेलेबल होती है हमारे वायुमंडल में। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से समझ में आ रही। भार युक्त तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट, अमीबा क्या है? तो सभी लोग अमीबा को जानते हैं, अमीबा से दोस्ती होगी आप सभी की शायद। अमीबा एक कैसा जीव है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिएगा, यूनिसेलुलर। देखो आपको यहाँ पर अब ध्यान रखना है, कई बार बच्चे होते हैं कि सर हमारा मीडियम हिंदी और वहां जो ऑप्शन थे वो इंग्लिश आ गए थे। तो दोस्तों इसमें आपकी गलती ही है कि आपने पढ़ते वक्त इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। मैं ऑफलाइन बैचेस में भी हमेशा बोलता हूं कि आपको दोनों लैंग्वेज में ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप क्या करते, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ए और बी दोनों। अमीबा यूनिसेलुलर हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव को, और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ आप सभी ने देखा है कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। चलिए अमीबा को देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो खत्म वो उसे बहुत अच्छे से करेंगे। अमीबा क्या चीज है दोस्तों? अमीबा प्रोटिस्टा जगत में आता है। किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में आता है, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा। अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव है। इसमें एक डेवलप सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक जीव है। अमीबा को स्ट्रक्चरल देखें तो अमीबा की कोई फिक्स आकृति नहीं होती। आप इस तरीके से अमीबा को बना सकते हैं, कैसे भी अमीबा को आप बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, अमीबा हो जाएगा। यहां ध्यान रखना है कि अमीबा में जो चलन होता है, प्रसलन होता है, वो किससे होता है? अमीबा अपने अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है दोस्तों, और इन्हें हम बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं? कुटपाद। तो आप ध्यान रखना है कि अमीबा के प्रसलन अंग का नाम क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अमीबा के प्रसलन अंग। तो अमीबा, सीधा पेपर यहां से बनने वाला है दोस्तों। अमीबा का प्रसलन अंग या लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है जिससे ये आगे गति करता है? तो उसका नाम है कुटपाद। इसे हम लोग शूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं, लिख दीजिएगा शूडोपोडिया। तो शूडोपोडिया किन में पाया जाता है? तो शूडोपोडिया पाया जाता है अमीबा में। अब एक चीज और भी एग्जाम में आती है कि भोजन अंतर ग्रहण करने की विधि का नाम,
इसका फूड को गेन करने का तरीका क्या है, तो भोजन अंतर्ग्रहण विधि कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगी एक विधि जिसका नाम है विसरण विधि, और इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के नाम से इसे जानते हैं। ये रहा आपका सारा वो क्वेश्चन जो अमीबा से आपसे पूछा जाएगा। मैंने एक जगह पर एक शीट्स में उस क्वेश्चन को खत्म किया, अगली बार उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छे से पढ़ा दिया है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत से है, एक कोशिकी यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। इसमें जो कुटपाद होता है वो इसका लोकोमोटिव ऑर्गन है जिससे ये चलता है, सूडोपोडिया भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो फूड लिया जाता है वो लिया जाता है डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, यानी कि विसरण विधि के द्वारा। तो दोस्तों ये आपका सही, ये तालाब के पानी में, पोखरों में आपको आराम से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अब आप देख लो कि मेरा मकसद केवल ये समझाना नहीं था, मेरा मकसद था इस क्वेश्चन के जरिए, इसको जरिया बनाकर ये सारी चीजें आपको दी जाए, ताकि आप कहीं से भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, आपको अभाव ना हो पढ़ाई का, कंटेंट का, कि हमें एक सही कंटेंट यहां से मिला था। दोस्तों नोट्स जरूर बनाओ, मैंने कहा है नोट्स जरूर बनाओ। अगर नोट्स बने तो यकीनन आपका एग्जाम निकलेगा इस बार कोई नहीं रुक सकता आपको वर्दी लेने से। बस आप कुछ बातें हमारी मान लीजिए, हम आपको पढ़ने के लिए ही बोल रहे हैं और कुछ गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार प्रश्न, और इसको देखा है आपने। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है, ये सब सीधा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे पाई जाती है आपको बताना है। आपने देखा होगा एक रिमोट होता है, चलिए मैं दिखा देता हूं, मेरे पास एक टीवी का रिमोट रखा है, आप इस रिमोट को देख सकते हैं। दोस्तों देखिए इस रिमोट में आपको आगे की तरफ एक बल्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बल्ब दिखाई दे रहा है, इस बल्ब की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये रिमोट में एक बल्ब होता है। अब इसमें यहां से हम लोग बैठकर आराम से घर पर चैनल चेंज करते हैं और टीवी देखते हैं बढ़िया। कोई वेव है जो उससे कनेक्शन करती है दोस्तों रिसीवर से, तो इस वेव का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हिंदी में अवरक्त विकिरण के नाम से भी जानते हैं, अवरक्त। यहाँ एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और ये सभी तो नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट भी नहीं होगी। एक्सरे का तो यूज हम लोग आपको पता है टूटी हड्डियों को देखने में, या टूटी हड्डियों का पता लगाने हेतु करते हैं। अल्ट्रावायलेट की बात करें यूवी, तो ओजोन परत इसको रोकती है, ध्यान रखना। और इंफ्रारेड अवरक्त एक गर्म नेचर की विकिरण होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है पृथ्वी पर। किस प्रभाव के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है, ये गैस है हमारी जो गर्म विकिरण है उसका नाम है इंफ्रारेड। अब दोस्तों ये गर्म नेचर की गैस है, बट रिमोट में भी इसका उपयोग किया जाता है। रिमोट में, टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त प्रकाश विकिरण, अगर यदि आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास पढ़े तो मैंने नोट्स में इस बात को जरूर लिखवाया था, और ये प्रश्न आज आपके सामने है दोस्तों। अब आपको इनके खोजकर्ता पढ़ लेना है। इंफ्रारेड की खोज किसने करी, अवरक्त की खोज किसने करी, तो अवरक्त की खोज करी थी विलियम हर्सेल के द्वारा। लिख दीजिएगा विलियम हर्सेल, आपको शायद दिखाई यहां से दे रहा होगा, आप दोस्तों लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं विलियम हर्सेल। एक्सरे की खोज की थी किसके द्वारा, तो एक्सरे की खोज की गई थी रोंटगन के द्वारा, मैंने लिखा है यहाँ पर। और अल्ट्रावायलेट की खोज, यूवी की खोज की गई थी रिटर के द्वारा। ये लास्ट एग्जाम में आपके पूछा गया है। जितनी भी वेव्स है, मैंने आप लोगों को वेव्स अगर नहीं पढ़ाई है तो आप सुन लीजिएगा, आपको इन वेव्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके एग्जाम में जाना है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे गामा किरण, आप लोग लिखते चले, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन यानी एक्सरे, और इसके बाद यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट जिसमें हम लोग बैजानी, हप्पी नाला, बैंगनी से लेकर लाल रंग के सभी तरंगों को लेते हैं। इसके बाद इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश किरण, शॉर्ट रेडियो वेव, लघु रेडियो तरंग, और एक दीर्घ रेडियो तरंग यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव। अगर इतना पढ़ लिया, अभी एक क्वेश्चन आया था ना रेडियो यानी वायरलेस, तो बेतार का तार मार्कोनी हमने पढ़ा था, दीर्घ रेडियो तरंग से संचालित है ना दोस्तों। ध्यान रखना सब क्वेश्चन यहां से आएंगे। सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने बहुत कुछ यहां पर आप लोगों को समझा दिया है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन से कणों की ऊर्जा न्यूनतम होती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी दे के रखा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा। चलिए मैं इसको ऑप्शन देता हूं। तो यहाँ अल्फा, बीटा, गामा, ये जो क्वेश्चन होंगे अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन ऑप्शन होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कणों की ऊर्जा पूछी है।
तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इनका तरंगधैर्य बहुत ज्यादा होता है, इन तरंगों का तरंगधैर्य ज्यादा होगा, यानी कि जो लेमड़ा का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। और इनमें अगर ऊर्जा की बात करें तो वो बहुत कम होती है। बीटा रेडिएशन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। गामा, गामा का तरंगधैर्य की बात करें तो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होगा और ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। तो गामा रेडिएशन ऊर्जा बहुत ज्यादा, इसका पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी काफी हाई है, यानी कि ये चीजों को भेद सकती है, आराम से दीवार के आर पार भी जा सकती है गामा रेडिएशन। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। रदरफोर्ड के द्वारा इनकी खोज की गई थी तीनों रेडिएशंस की, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आया आपके सामने, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या। तो आपने देखा होगा कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक देखें, पहले समस्थानिक क्या होते हैं ये समझ लो। तो दोस्तों ध्यान रखना, समस्थानिक का मतलब होता है समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक यानी कि सिमिलर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न। परमाणु भार क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट परमाणु भार यहाँ पर देखे जाते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं दोस्तों, तीनों समस्थानिकों के बारे में ध्यान रखना है। पहला होता है प्रोटियम, लिख दीजिएगा आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाइए, इसका सिंबल है 1H1। दूसरा होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम होगा। और थर्ड होगा 1H2, इसका सिंबल है। और थर्ड होगा ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम। और इसका जो सिंबल होगा 1H3। दोस्तों यहाँ पर ड्यूटीरियम काफी ज्यादा है, महत्वपूर्ण है। आपने D2O का नाम सुना होगा, इसी D2O को हम लोग भारी जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी जल, यानी कि हैवी वाटर। और भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड ये इसका नाम होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब हमारा 3 हो जाएगा, मैंने तीनों के बारे में समझा दिया है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम किसके आइसोटोप्स है? तो ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स को लेकर। तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा दोस्तों? ध्यान रखना है। जिस प्रकार आपने देखा है एक सड़क है, इस सड़क में चलती है बसें, यानी कि बस, और इन बसों में यात्रा करते हैं यात्रीगण। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप इधर ध्यान दें। सड़क, सड़क में बस और बस में यात्री। उसी प्रकार होता है कोई चालक तार, कोई कंडक्ट वायर, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉनों के अंदर बहते हैं आवेश। कौन बहेंगे? आवेश, यानी कि चार्ज। तो कोई कंडक्ट वायर, देन इलेक्ट्रॉन, देन आवेश। बट आवेश हो इलेक्ट्रॉन का बहने का रहता है चालक। कोई कंडक्ट वायर के अंदर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर उतने ज्यादा चार्ज फ्लो हो सकते हैं, चार्ज। अब दोस्तों ध्यान देना है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के जरिए आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों एसआई मात्रक है इसका एम्पियर। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है इसको, कैपिटल ए से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बताइए मुझे, आवेश किससे चलेंगे? आवेश या विद्युत धारा किससे चलेगी? इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ बहुत ही शॉर्ट तरीके से, आपको ऐसा ना लगता है कि ये टॉपिक टफ है, हम लोग ऑफलाइन बेच में भी पढ़ाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सभी स्टूडेंट्स का, सभी बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं और चीजों को समझते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप हमारी ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अभी लास्ट एडमिशन चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एडमिशन हो जाएंगे क्लोज। इस बार ऐसा ना हो कि भारतीय सेना में वर्दी पहनने का सपना आपका सपना ही रह जाए। इसलिए आप अच्छी चीजें चुनिए, अच्छा कंटेंट चुनिए और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे लिए, अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है? अर्थराइटिस का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन अलग अलग हैं, जोड़ों से, सिर से, रक्त से और हृदय से। अब दोस्तों मैं बता देता हूं, हड्डी की एक बीमारी है, हड्डी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अगर हम लोग देखें इसका स्टडी कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। पढ़ लीजिएगा,
ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है अस्थियों का, या स्टडी ऑफ बोन। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि हड्डियों में पाया क्या जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों से संबंधित कुछ रोग है जो आपको ध्यान रखना है। पहला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, एक बीमारी होती है, ये लिखे हैं आप लोग। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं या पोर हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एक रोग और भी है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया नाम का डिसीज किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ापन आ जाता है हड्डियों में, दोस्तों ध्यान रखना है ये इतने सारे टर्म। और एक आता है आर्थराइटिस, या इसको हम बोलते हैं संधि शोथ, और इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है। क्या होता है दोस्तों? जोड़ों में दर्द होता है। तो जोड़ों में दर्द होना है ना, जॉइंट पेन होना, तो इसी को जो आर्थराइटिस होता है वो जोड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है, हड्डियों में जो विकार है उससे रिलेटेड होता है, दोस्तों ध्यान रखना, जॉइंट पेन साइनोवियल की कमी से। तो कैसी लगी आज की क्लास? मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत मजे आ रहे होंगे क्लासेस में, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है दोस्तों। पढ़ने का मजा तभी आता है जब कंटेंट अच्छा हो, तो समय दिया जाए तो वो व्यर्थ ना रहता है हमारा। चलिए, अब आप क्लास अगर शेयर करना भूल गए हैं तो शेयर कीजिए, अपना स्टेटस लगाइए आज और दिखाइए कि हम ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बस यही आपका सपोर्ट, आपका प्यार खूब सारा हमारे साथ बना रहे, और ये ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेगी डेली दोस्तों। आज 16 पार्ट हमने पढ़ा है, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में प्रैक्टिस सेट 17 के साथ में। भूलिएगा नहीं, पढ़ाई अच्छे से चलने दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।